नमस्कार, मैं हूँ एकता तिवारी और आप हैं भीमसेन सिंह उज्ज्वल। नमस्कार। और आप सभी का आज स्पेशली शब्दों में अनेकता एकता संघ साहित्य गैलरी साहित्य संगी एकता तिवारी स्टूडियो एकता तिवारी एक्टिंग एकेडमी में घर के अंदर नहीं, चार दीवारी के अंदर नहीं, स्टूडियो के अंदर नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे प्रकृति के बीच में, घर से थोड़ा दूर, स्टूडियो से थोड़ा दूर कहीं आकर के हमने सोचा कुछ नया किया जाए, कुछ नए तरीके से आप सभी के साथ साहित्य, नई वाली हिंदी, पुरानी वाली हिंदी, इन सभी के साथ आपसे जुड़ा जाए, आपके साथ कुछ किताबों को साझा किया जाए। तो मुझे लगता है कि हमारा ये आइडिया आपको पसंद आएगा, क्योंकि जो किताबों के बारे में आज हम बातें करने, किताबों के बारे में नहीं, सिर्फ एक किताब के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, वो चार दीवारी के बीच में उसके बारे में आपसे बात करना सही नहीं होता, उसके साथ न्याय नहीं होता। क्या बात। तो उस किताब के साथ न्याय संगत हो, उसके किरदारों के साथ न्याय संगत हो, उसके बैकग्राउंड के साथ न्याय संगत हो, इसके चलते आज हम आए हैं खुले आंगन में आसमान के नीचे। वाओ, कितना ही खूबसूरत ये नजारा है। हाँ, मतलब बहरहाल वाकई। एक और चीज मुझे कहनी थी कि हमने सोचा तो था कि जब हम थोड़ा दूर जाएंगे तो हम शायद थोड़ा सुकून शांति के साथ आप लोगों के साथ इस किताब के बारे में चर्चा परिचर्चा कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीजों से आप जीवन में भाग नहीं सकते। बात तो सही है। बात तो सही है। और वो है भीतर का और बाहर का शोर शराबा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, जीवन में कुछ चीजें रहती ही रहती हैं जिसका कंट्रोल एक्चुअली आपके अपने हाथ में होना चाहिए। कहते हैं ना, जीवन में जैसे रिमोट कंट्रोल होते हैं हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के, वैसे ही भगवान के बनाए हुए हर इंसान के, हर जीव के जिसके अंदर प्राण है, उसका रिमोट कंट्रोल भगवान के हाथ में है। फिर भी उन्होंने कहा है कि मतलब जो बुद्धिजीवी हमारे आकर के गए हैं, उन सभी ने कहा है, और हम सब भी उस आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं कि अपने जीवन का, अपने दायित्वों का, अपने हर कर्म का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातों को इतनी खूबसूरती से, इतनी आसानी से आप बोल देती है ना। मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। वाकई में ये जो कला है आपकी, ये बहुत ही नायाब है और ये सबके अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए मुझे लगता है कि आपकी तारीफ होनी चाहिए दोस्तों। धन्यवाद धन्यवाद, बंदना आभारी आए। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये मतलब इनबिल्ट है। मुझे लगता है, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कहाँ से इस तरह की विचार रखती हूँ। मैं ऐसी चीजों पे बिलीव करके उस पे चलती हूँ, सिर्फ कहती सुनती हूँ, सोचती नहीं हूँ, उन पे चलती भी हूँ। मुझे नहीं पता मैं ये सब कैसे करती हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें तो हम करते ही रहेंगे। बहरहाल यस, आते हैं मुद्दे पर। हाँ, मुझे लौटना चाहिए आज के अपने मुद्दे पे। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आपको भी मजा आएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा उसके किरदार के बारे में, उस किताब के बारे में जानकर, उस एक लेखक के बारे में जानकर जिनकी बहुत सारी किताबें तो बेस्ट सेलर हैं और उतने ही प्यारे वो इंसान हैं और उतना ही प्यारा वो लिखते हैं और उतना ही प्यारा उनका उपन्यास है अक्टूबर जंक्शन। इसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये किताब कैसी है, इसके पात्र कैसे हैं, वो करते क्या हैं, रहने वाले कहाँ के हैं, उनकी दिनचर्या क्या है। अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़िएगा, ये वीडियो के माध्यम से या जैसे भी आपको पता चले आप किताबें पढ़िए, किताबों से जुड़िए। बहरहाल हम लौटते हैं आज की अपने चर्चा पे। जी, मुझे एक बात बताइए, जी, इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था, हालांकि इस किताब में ही लिखा है, इस किताब के पात्र हैं, मैं पहले बता दूं आपको, चित्रा और सुदीप दोनों लेखक हैं और दोनों अपने उम्र के उस पड़ाव पे, क्या ही बोलेंगे, मतलब 25-30 साल की जो उम्र होती है वो क्या ही उम्र होती है, लेकिन उनकी अपनी एक अवस्था है, एक भटकाव है, एक दूरी है जिसको खोजने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। उन्हें जीवन में क्या चाहिए उसकी खोज में वो निकलते हैं। मुझे एक बात याद आता है कि गौतम बुद्ध जी ने भी कहा था कि अगर कहीं जाना है तो आप जहाँ पे हो उस जगह को छोड़ के आप दूसरी जगह निकलो। जब तक आप पहली जगह से निकल के किसी दूसरी जगह पे नहीं पहुंचेंगे, नहीं जाएंगे, तो आप जान ही नहीं पाएंगे दुनिया में और क्या है और आप क्या कर सकते थे, आप क्या कर रहे हैं। तो आप जो भी करना चाहते हो जीवन में, जो भी आप पाना चाहते हैं, उसके लिए अपने घर को त्यागना तो मैं नहीं बोलूंगा, अपने घर से निकलिए, बाहर निकलिए, देश दुनिया घूमिए, फिर आपको पता चलेगा कि आप असल में कौन है, आपको किसमें सुकून मिलता है, किस बात से आपको शांति मिलती है और आप जीवन में पाना क्या चाहते हैं। उसी के आसपास एक किताब है, किताब के पात्र हैं चित्रा और सुदीप, जैसा मैंने पहले बताया। तो बहरहाल मैं सीधे सीधे आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग बनारस क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? लोग बनारस क्यों आते हैं, आपको पता है? क्यों आते हैं ये तो नहीं पता, पर कब आते हैं? कब आते हैं?
पता है? बताइए। Good. मेरी सोच मुझे जहां तक लेकर जाती है वो बहुत सिंपल सी है कि बनारस जो शहर है वहां कोई जाता नहीं है, वहां पर उसको लेके जाया जाता है। बुलाया जाता है। करेक्ट। वाह। भगवान कहें, शक्ति कहें, जो भी जिस चीज पे बिलीव करता है वो शक्ति उसको वहां पर लेकर के जाती है। कोई घूमने के पर्पज से जाता है, कोई कहते हैं ना कि कैप्चरिंग के लिए जाता है, कोई अपने आप को पाने के लिए जाता है, कोई अपने आप को साधने के लिए जाता है। हर किसी का पर्पस बनारस पहुंचने का कुछ भी हो सकता है, किंतु परंतु वो वहां जाता नहीं है, उसको वहां बुलाया जाता है, ले जाया जाता है। मैं खुद अपने आप को बहुत ज्यादा इससे क्यों कनेक्ट कर रही हूँ पढ़ते हुए, मैं इसको 3 बार पढ़ चुकी हूँ और पढ़ने के बाद मैं किसी चीज को याद नहीं रखती, याद है ना, कंठस्थ नहीं करती। हाँ, याद रह जाती हैं लगभग कुछ चीजें, कुछ चीजें। करेक्ट। क्योंकि पिछले ही साल जब हमारे यहाँ पर महाकुंभ चल रहा है तो मैं गई थी केवल 8 दिन के लिए, और उस 8 दिन में भी मेरे डेस्टिनेशंस बहुत सारे। एक जर्नी थी, महाकुंभ, शाही स्नान, अयोध्या, हनुमानगढ़ी और फिर बनारस, और ये ऐसे ऐसे करके, और बीच में और भी बहुत सारी जगह, ऐसे नहीं करी, बट ये मेनली बताया मैंने आपको। और हर जगह के लिए मैंने 2-2 दिन फिक्स कर रखे थे और 2 दिन बफर में लेकर मैं गई थी। लेकिन वो 2 से 8 और 8 से 3 महीने कब हो गए मुझे खुद नहीं पता चला। वाह, क्या बात जी। और वहां पर पहुंचने के बाद तो मुझे बहुत सारी बातें पता चली हैं जो शायद ही हम लोगों के सामने आती हैं, थ्रू लोगों से, थ्रू बड़ों से, थ्रू किताबों से या थ्रू वीडियो से आजकल। उनमें से कुछ बातें ये हैं कि आप अनजाने में, जैसे मेरे साथ हुआ, अनजाने में यदि आप वहां पर 8 दिन और 9 रातें बिता लें तो वो आपका मोक्ष का जन्म है। उसके बाद आप ये बर्थ जो आपका है, जैसे अब मेरे लिए, मतलब मैं अननोइंगली वहां पर 8 दिन से 3 महीना और रह कर आई हूँ, है ना, तो अब 8 दिन और 9 रातों की तो बात ही भूल जाते हैं। 45 दिन 45 रात, बताइए, 3 महीना 90 दिन होते हैं और 90 रातें होती है। मैंने भी वही बोला कि 45 दिन और 45 रात। ठीक है, कैलकुलेशन में नहीं पढ़ते हैं ये, मैं तो जाने, मतलब मैं बोलूंगी तो फिर वही 90 ही रह जाएगा और ये बोलेंगे 45 ही रह जाएगा। खैर, छोटे मोटे। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात मुझे पता चली, और मैं बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल और कनेक्टेड चीजों पे बिलीव करती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं एक ब्राह्मण हूँ या सनातनी हूँ, ब्राह्मण नहीं तो पे नहीं जाते हम, सनातनी हूँ, उस वजह से मैं इन चीजों पे बिलीव, मेरा है इंक्लिनेशन ऐसी चीजों पे, और बिलीफ सिस्टम भी है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें पता चली हैं जिसके लिए मैं अलग से एक इंडिविजुअल पॉडकास्ट बनाऊंगी, क्योंकि मैं उस पर एक किताब भी लिख रही हूँ। अभी तक वो बहुत ही जीरो जगह पर है, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी। तो मैं अक्टूबर जंक्शन या डीपी भैया की और भी जहाँ की चीजें मैं पढ़ती हुई, मैंने उनकी सारी ऑलमोस्ट किताबें पढ़ी हुई है, मैं कनेक्ट भी करती हूँ। और मैं इतना समझती हूँ कि हर पढ़ने वाला, सब पूरी की पूरी कहानी से ना सही, हर किसी किरदार से ना सही, लेकिन हर किरदार के किसी न किसी मोमेंट से, उस कहानी की पूरी जर्नी के किसी न किसी मोमेंट से अपने आप को कनेक्ट करता ही करता है। और डीपी भैया ने जितनी सरल तरीके से नई हिंदी को लिखा है इस नॉवेल में या उनकी और भी नॉवेल्स में, पढ़कर आनंद आ जाता है, अलग किस्म का आनंद। और आपको लगता है ये डीपी भैया ने नहीं लिखा, या उस किरदार के शब्द नहीं, आपके अपने शब्द हैं, आपकी अपनी चाहत है जो उन्होंने अपने तरीके से इसमें आपको डिलीवर कर दी है। बिल्कुल सही। तो बनारस अब आप लोग जो जा चुके हैं या अब जो जाने का प्लान कर रहे हैं, तो जाइएगा तो ये सोचकर मत जाइएगा कि मैं जा रहा हूँ, ना, आपको बुलाया जा रहा है। एग्जैक्टली। और वो आपके भीतर की वो जो एनर्जी है, वो जो आत्मा है, जो वो शक्ति है, जो वहां से कहीं कनेक्ट करती है, वो दोनों का जब करेक्टली अलाइन होती हैं चीजें ऊपर की और हमारे अंदर की, तभी हम वहां पहुंचते हैं। तो इतनी सिंपल सी है मेरी विचारधारा, मेरी आइडियोलॉजी, मेरा सोचना इस बारे में। अब आते हैं हम किताब पर, कहानी पर। जैसा कि आपने बताया सुदीप, चित्रा, ये दोनों की कहानी शुरू होती है 80 घाट से। जो लोग जानते हैं 80 घाट क्या है उन्हें तो पता ही, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम बता देते हैं इन शॉर्ट। 80 घाट बहुत सारे घाटों में, जैसे कहते हैं 84 घाट, लेकिन 84 से भी ज्यादा घाट वहाँ हैं। मैं खुद गिन करके आई हूँ कुछ, हाँ सच में, और मैं सबको कैप्चर भी करके लाई हूँ। बट जो कहते कहते चीजें
सिस्टम में आ जाती है ना, वैसे ही ये एक चीज है कि 84 घाट प्रचलन में आ गया। प्रचलन में आ चुका है। उन्हीं में से एक घाट का नाम है 80 घाट। और उस 80 घाट की खासियत ये है कि जो लोग मुंबई में रहते हैं उन्हें पता होगा कि लोखंडवाला की क्या इंपॉर्टेंस है, वैसे ही घाटों में 80 घाट की वो इम्पोर्टेंस है, या बांद्रा में लिंकिंग रोड की क्या इम्पोर्टेंस है, वही 80 घाट की बनारस में इम्पोर्टेंस है। सभी घाटों में वहां पर आपको सब कुछ इक्वली मिलेगा, मौज मस्ती भी, सुकून शांति भी, यंगस्टर्स भी, बुजुर्ग लोग भी, मीडियोकर भी, बच्चे भी, हर तरह की चीजें वहां पर आपको अवेलेबल मिलेंगी। खाने पीने से लेकर के एवरीथिंग, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक। वो गंगा आरती की घंटियां, वो दीपों की रोशनी, वो बहती हुई गंगा के ऊपर नौकाएं और उस पर चमचमाती हुई रोशनी और उसके ऊपर तिरंगा और बहुत कुछ, बहुत कुछ। वहां पर फिरंगी लोग आते हैं, अपना अपना ग्रुप लेकर के गिटार बजाते हैं, म्यूजिक, हमारा इंडियन म्यूजिक को फ्यूजन में कन्वर्ट करके हम लोगों के साथ गाते हैं, बजाते हैं, एंजॉय करते हैं। हमारे अपने लोग वहां पर बहुत सारी ऐसी अपनी विधाएं बेच रहे होते हैं फिरंगियों को, और हमारे अपनों को भी। हर घाट पर एक ना कोई फेस्टिवल चल रहा होता है। जैसे अभी बहुत मतलब 5 या 6 तारीख में हनुमान जी के ऊपर जो होता है, क्या नाम टाइटल है, सॉरी मेरा टाइटल भूल रही हूँ, मैं मेंशन कर दूंगी। तो वो भी एक हफ्ते का 6 तारीख से 5 तारीख से शुरू हुआ 11 तारीख तक हर साल होता है। ऐसे अलग अलग फेस्टिवल्स चलते रहते हैं। अभी थोड़े समय पहले द्रुपद मेला खत्म हुआ है। तो बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ लोग आस्था के चलते नहीं जाते हैं, लेकिन वहाँ कल्चरल एक्टिविटीज भी बहुत होती रहती हैं जो हमारे हिंदुस्तान की एक छवि को दर्शाती है। अगर आपको शॉर्ट में हिंदुस्तान को और अपने भगवान को और अपने आप को जानना हो तो बनारस जाना चाहिए। एक बार सब्र लेकर जाना चाहिए। सब्र से जाइए, अपने आप को खोजने की कोशिश कीजिए, खोजिएगा कि अपने आप ही आप अपने आप मिल जाएंगे। तो आते हैं यहाँ पर किताब पर। इसकी पहली ही लाइन, हमारे पास हर कहानी के 2 वर्जन होते हैं। ये डीपी भैया लिखते हैं। जी हाँ, फैक्ट है। देखो ना, मैंने खुद अपना एक वर्जन अभी हाल रखा काशी को लेकर, है ना, और ये तो मैंने बहुत ऐसे ब्रीफली कह दिया, ऐसे इम्प्रॉम्प्टू, लेकिन जब मैं उसको पेपर पे उतारूंगी, पेन डाउन करूंगी, तो उसका क्या ही एलोबरेटेड वर्जन आपके सामने आएगा जब आएगा। और डीपी भैया ने जो कहा है वो फैक्ट है, आपके अपना एक वर्जन होगा हर कहानी को। और जो जो एक राइटर लिख करके ऑडियंस को अपने लिए डिलीवर कर देता है, पढ़ने के बाद हमारे अपने अपने एक वर्जन बन जाते हैं, अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। तो किसी कहानी को किसी एक तरीके से ले लेना जैसे गुनाह है, पाप है। वही वाली बात है ना, मैंने कहा कुछ और जिसने सुना है उसने लिया कैसे कैसे, तो कितने वर्जन हो गए। बात तो सही है, इतनी सी लाइन में बात तो बिल्कुल सही है। ये एक अदना सा झूठ पूरी कहानी को सच्चा बना देता है। कोई सी भी बात अगर मैं बार बार रिपीट करूं तो वो सामने वाले के दिमाग में बैठ ही जाएगी। हाँ यार, फैक्ट होगा, फैक्ट होगा, बात में दम तो है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं अक्टूबर जंक्शन में, और इसमें एक पर्टिकुलर तारीख के साथ बहुत ज्यादा खेला गया है। कहानी को उसके ही इर्द गिर्द गढ़ा गया है, जो कि है 10 अक्टूबर। हर साल 10 अक्टूबर आता है। और 2 लोग हैं जो वादा करते हैं जब मिलते हैं कि फिर अगले साल मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे वो जगह तय होती है बाद में, लेकिन डेट फिक्स होती है, महीना फिक्स होता है 10 अक्टूबर 2011 को मिलेंगे मुंबई में, 10 अक्टूबर 2011 को मिलेंगे मुंबई में, 10 अक्टूबर 2013 को मिलेंगे लंदन में। ऐसी ऐसी मतलब अलग अलग जगह है, लेकिन डेट और महीना तय होता है पहले से 10 अक्टूबर। करेक्ट। बंधा हुआ सा एक सफर जिसको उन्होंने बांधा है महीने और तारीख से। बस जगह वो उस समय जब बात होती है, वो साल आता है, वो डेट पास आने लगती है, या उसी दिन वो तय करते हैं कि मिला कहाँ जाएगा, कैफे कॉफी डे में या फिर सीसीडी में। 2 ऐसे पात्र हैं इस कहानी में। बोल दी मैंने इस कहानी में जो ऐसे पात्र हैं, चित्रा और सुधीर, जब भी मिलते हैं तो वादा करते हैं कि फिर अगले साल 10 अक्टूबर को मिलेंगे। करेक्ट। और ये वो 2 अजनबी हैं जो कभी किसी मतलब ऐसा मतलब बचपन से दोस्त है या कॉलेज के दोस्त ना, अनजाने में टकराए हैं। दोनों अनजान सफर पे मिले हैं। परिस्थितिवश उनको एक टेबल पर बैठकर पिज्जा खाना पड़ा है, और वो बातें भी उनकी जो शुरू हुई है वो आपस की बातें नहीं शुरू हुई है, उनकी पिछले टेबल पे कोई तीसरे चौथे बात कर रहे थे, बातें सुन के फिर सुन करके उनका कॉन्वर्सेशन चालू हो गया। फिर उन्होंने एक दूसरे को जाना, फिर कोई मुलाकात नहीं, फिर अगले दिन
हल्की सी नजर पड़ी, फिर तीसरे दिन बातचीत हुई और फिर ऐसे ही बातचीत का सिलसिला ऐसा बना कि वो हर साल 10 अक्टूबर को अलग अलग जगह पर अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मिलते रहे। अरे वो डेट और वो महीना होता है जब ये सिर्फ साल में एक बार मिलते हैं, एक दिन के लिए। ये पूरे साल हर महीने या वैसे कभी मिलते नहीं है, बातचीत कुछ नहीं, साल में सिर्फ एक ही बार मिलते हैं। बहरहाल आप कहानी पढ़ेंगे, कहानी में लौटेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में होता क्या है। बहरहाल आप कुछ पढ़ नहीं। जो आप बता रहे थे, जो आपने डायलॉग बोला था, मुझसे सवाल दागा था, वो तो इसके शुरुआती चैप्टर में ही आपको मिल जाएगा कि लोग बनारस क्यों आते हैं। क्यों का पता नहीं, लेकिन ये पता है कब आते हैं। कब आते हैं? जब आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। ये डीपी भैया ने उन तीसरे चौथे जो पिछली टेबल पे बैठे थे उन किरदारों को डायलॉग दिए थे जो सुदीप और चित्रा ने सुने थे, और जहां से उनकी बातचीत शुरू हुई, कॉन्वर्सेशन शुरू हुई। तो हर अधूरी मुलाकात एक पूरी मुलाकात की उम्मीद लेकर आती है। हर पूरी मुलाकात अगली पूरी मुलाकात से पहले की अधूरी मुलाकात बनकर रह जाती है। मुलाकातें मुलाकातें मुलाकातें, पूरी मुलाकात और अधूरी मुलाकात। क्या सोचते हो आप इस बारे में? एक गाना की मुझे लाइन याद आती है कि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। जो प्यार होता है, दोस्ती होती है, जो कुछ भी होता है, सबको सब कुछ पूरा मुकम्मल पूरा का पूरा नहीं मिलता। किसी को अधूरा मिलता है तो किसी को पूरा मिलता है, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या कोई भी रिश्ते हो। तो लेकिन यहाँ मुकम्मल की डेफिनेशंस भी तो बहुत सारी है ना। हाँ, सबकी अपनी अपनी होती है, और ऐसा गलत भी नहीं है। मेरे लिए कंप्लीशन और या क्लोजर कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा, हमारे जानने पढ़ने सुनने वाले के लिए कुछ वालों के लिए कुछ और होगा। सबकी हर चीज की डेफिनेशन अलग होती है, दैट इज फैक्ट। बट अधूरी और पूरी मुलाकात मुझे ऐसी लगती है कि जैसे हमारा इंडियन कल्चर भी, मैंने बचपन से देखा है, आपने भी देखा होगा, और आप सबके भी वही होता होगा कि जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है फैमिली से या कहीं से भी, तो जितने भी घंटे और दिन आप घर के भीतर बिता लो साथ में, लेकिन जब वो जाने का वक्त आता है तो वो जो हम दरवाजे पर खड़े होने के बाद वो जो घंटों टाटा बाय बाय का सिलसिला चलता है, कुछ ना मुझे ऐसा लगता है कि सारी कितनी बातें रह गई हैं भाई। तो इतनी ही बातें रह गई थी तो घर में ही और बैठ लेते 1 घंटा और ही 1 दिन रुक जाते हैं, हाँ, और बातें पूरी। लेकिन नहीं, वो दरवाजे पर जो 1 घंटा जाना है टाटा बाय बाय के टाइम पे, वो शायद एक ऐसा मोमेंट है जो इस अधूरी और पूरी मुलाकात की डेफिनेशन मुझे दिखाता है कि हाँ, अभी तो बात अधूरी है, फिर से मिलना पड़ेगा। ऐसी बात पे मुझे किसी का एक शेर याद आता है कि मुद्दतों पांव लड़खड़ाते हैं, मुद्दतों पांव लड़खड़ाते हैं जब कोई हाथ छूट जाता है। तो जो आप बात मुझसे पूछ रही हैं कि पूरी मुलाकात या अधूरी मुलाकात क्या होती है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो मेरी समझ है, मुझे लगता है कि मैं पूरी बात की व्याख्या करूंगा, अब अधूरी मुलाकात की आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। पूरी मुलाकात मतलब कोई एक ऐसा इंसान, कोई ऐसा एक व्यक्ति जिससे आप किसी भी वजह से मिलते हैं या उससे टकराते हैं, जिससे मिलके आपको लगे कि यही मेरी दुनिया है, या आप दोनों एक दूसरे की दुनिया है, जिसको मिलके आप मुकम्मल हो गए हैं, आप पूरे हो गए हैं। जिस भी चीज की कमी आपके अंदर थी वो पूरा हो गया, वो आपको मिल गया है। तो ऐसा इंसान हर किसी इंसान को कभी न कभी मिलता है, जिससे मिलने के बाद में लगता है कि यार वाओ, जीवन में बस यही चाहिए था, बस ये मिल गया तो सब कुछ पूरा हो गया। तो वो इंसान मुझे लगता है जिस किसी भी माध्यम से मिलता है, हाँ, उसको हम बोल सकते हैं कि मुकम्मल मुलाकात या पूरी मुलाकात, उसे हम बोल सकते हैं। और लकी होते हैं वो लोग, हाँ, लकी होते हैं वो लोग, गिने चुने लोग, जिनके सामने या जिनके साथ होने भर से आप एज इट इज रह पाते हैं, जी पाते हैं, और वो भी आपके साथ रहकर एज इट इज रह पाते हैं, जी पाते हैं। कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर जिस तरह से बोलने का मन है या जिस तरीके से जो बात रखने का मन है, आप वैसे का वैसे ही रख सकते हैं। बिल्कुल। आई डोंट नो कितनी प्रतिशत जनता इस यूनिवर्स में होगी जो इतनी लकी होगी। आई डोंट नो, आप अगर हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप उन लकी फ्यू % में से हैं। मैं भी कमेंट करूंगा, मैं तो ऑन कैमरा ऑन पेपर बोल दे रहा हूँ। अच्छा, तो ये तो हुई उनकी मुलाकात की बात। और सुदीप और चित्रा कौन है इस नॉवेल में, डीपी भैया के ये दोनों किरदार क्या करते हैं वो हम बताते हैं आपको। सुदीप जो है वो एक बिजनेसमैन है, स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं और बहुत ही अपने मन मौजी किस्म के वाले हैं कि उन्हें जो समझ में आया वो दिल के सुनते हैं, दिमाग से बहुत ज्यादा चलते नहीं है। अगर ऐसे ही चलते चलते किसी ने उनको अपना स्टार्टअप आइडिया दे दिया और उन्हें समझ में आएगा कि हाँ, उन्हें दिखा लॉन्ग विजन कि भाई इसमें
बेनिफिट है या ये वर्कआउट हो सकता है, तो वो उसमें पैसा डाल देंगे। तो इस टाइप की वो बिजनेसमैन है। अब आते हैं चित्रा। चित्रा क्या करती है? चित्रा इज एन इंस्पायरिंग राइटर, राइट। जो बहुत सारा कुछ जीवन में लिखना चाहती है, कहानियों के जरिए दुनिया को जीतना चाहती है, किरदारों को जीना चाहती है अपने शब्दों के जरिए, और वो लगी हुई है बहुत एनर्जी के साथ, और उसके सपने भी उतने ही खूबसूरत हैं कि मैं इतने समय में इतना कर लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं ये बेस्ट सेलर जीत लूंगी, मैं जितने भी राइटिंग में अवार्ड होते हैं वो सारे उसके सपने हैं। अब यहाँ पर समय और परिस्थिति और लक और आपकी मेहनत, सब चीज इक्वली काम करती है। लेकिन अब यहाँ पर आपको जैसा आप चाहें वैसे का वैसे ही हमेशा हो जाए, ऐसा होता नहीं है ना। वैसे ही हमारे किरदारों के साथ भी इस कहानी में हो रहा है। सुदीप की अपनी जर्नी चल रही है, चित्रा की अपनी जर्नी चल रही है। मजबूरी वश अपने सर्वाइवल के लिए उसे घोस्ट राइटिंग भी करनी पड़ रही है। आर्टिकल्स जो लिखना नहीं चाहती है मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के लिए, वो भी वो लिख रही है, एंड दैट इज ओके। उसने अपने मन को मार के वो सब किया, लेकिन सपनों से पेट नहीं भरता, सपनों से बिल नहीं भराते, सपनों से किराया नहीं भराता, सपनों से ट्रैवल प्लान पूरे नहीं होते, और ऐसे ही दोस्तियों में जो हम एक दूसरे के लिए करते रहते हैं उससे भी ये सब नहीं होता है। बिल तो भैया पैसों से ही भराता है। और चित्रा की जर्नी मन को मारकर सिर्फ सर्वाइवल के लिए, पैसे कमाने के लिए वो चीजें लिखने में निकल रही थी जो वो नहीं करना चाहती थी। इससे में काफी लंबा समय बीत जाता है। होता क्या है कि जो किताब खुद के लिए लिखना चाहती है, जो जीवन अपने लिए लिखना चाहती है, अपने नाम से जाना जाना चाहती है, होता उसका उल्टा है। वो किसी और की किताब लिख रही होती है, उसके लिखने के उसको पैसे मिलते हैं, बट उसका उसमें नाम नहीं होता है, जिसको हम घोस्ट राइटिंग बोलता है। बेस्ट सेलर हो जाती है। और ताज्जुब की बात ये होती है, चित्रा के लिए जो किताब उसने लिखी है, किसी और के लिए पैसे लेके किसी और के नाम से वो किताब बेस्ट सेलर बन जाती है। हाँ। फिर वो सोचती है कि मतलब मैं जीवन में क्या करना चाहती थी, क्या बनना चाहती थी, मैं किताब लिखना चाहती थी जो चित्रा के नाम से जानी जाए, जिसपे चित्रा नाम लिखा हो, जो बेस्ट सेलर बने, लोग उसको पढ़ें, उसको जिए, उसकी किताबों पे बातचीत करें। हालांकि वो आगे मुकम्मल भी होती है, अपने सपनों को जीती है, पूरा करती है, आगे बढ़ती है। लेकिन बहरहाल होता क्या है कि दिल्ली हो, मुंबई हो, कोई भी शहर हो, जब भी हम किसी गाँव से निकल के जब हम किसी शहर की तरफ अपने सपनों के लिए बढ़ते हैं, उसको पूरा करने के लिए, तो हमारे सामने ऐसे छोटे छोटे तमाम घटनाएं आती हैं जिनको ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है। आप किसी भी बड़े राइटर का नाम ले सकती हैं, चाहे आप जावेद अख्तर का नाम लें या किसी का भी नाम लें। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हुए हैं और अभी भी हैं, मन मार के काम करना जो मुंबई आए। हालांकि उनकी पहले अलग पहचान रही हो, वो अलग बात है, लेकिन जब वो जो करना चाहते थे उसके लिए जब वो करने आए, तो उनको जो काम नहीं करना चाहते थे पैसे के लिए, सरवाइव के लिए, वो भी उनको लिखना पड़ा, उनको भी घोस्ट राइटिंग करनी पड़ी। कि आज भी होता है, पहले भी होता था, और मुझे लगता है कि ये जो परंपरा है, जो सिलसिला है, आने वाले समय तक चलता रहेगा। मतलब मैं इस पे पर्सनली एक बात कहना चाहती हूँ, जो मुझे लगती है कि अगर देखो जावेद जी और मैं इन सब के बारे में बहुत बड़े मतलब बहुत छोटा हो जाएगा मेरा कहना, लेकिन अब आने वाले लोगों के लिए कह रही हूँ कि भाई सपने देखना बुरा नहीं है, सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकलना बुरा नहीं है, उसके लिए बढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन तैयारी के साथ बढ़िए प्लीज। तैयारी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई मात्र ही तैयारी है। तैयारी से मेरा मतलब ये है कि आप एटलीस्ट 1 साल 12 महीने एटलीस्ट बोल रही हूँ, मे बी आप उसका अच्छा होगा कि आप 2 साल की तैयारी के साथ आए, कि आपका बैंक बैलेंस उतना हो, आप अपनी लिखा अपने शौक को जिसको आप प्रोफेशनली कन्वर्ट करना चाहते हैं उसी पर फोकस कर पाए। उसके लिए वो सर्वाइवल मोड में ना जाना पड़े, उसके लिए आपको अपने मन को मारकर कुछ ना करना पड़े। हाँ, आप उसको भी शौक से करें पैरेलली पार्ट टाइम में, वो अलग बात है, लेकिन मन मार के नहीं करना पड़े, उसके लिए आप तैयारी के साथ हैं। वो फिर फाइनेंशियल तैयारी है साथ में, वो एजुकेशनल तैयारी है, वो बहुत सारी तैयारी है। उसमें आपको अपने आप पे, अपनी डीड्स पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं पहुंचने के बाद बहुत जल्दी कईयों को हवा लग जाती है। और हवा से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप गलत ही बन जाते हैं, गलत और सही कुछ नहीं होता है, जो भी होता है बस होता है। वो किसी के लिए जो गलत है वो हो सकता है आपके लिए सही हो, या जो किसी और के लिए सही हो सकता है आपके लिए गलत हो। तो सही और गलत कुछ नहीं होता है, वो जिसके लिए जो होता है वो होता है। माय पॉइंट इज कि आपकी तैयारी ऐसी हो कि आपको हवा न लगे, इतना कंट्रोल हो अपने आप पर कि बस इस दिशा में मुझे चलना है, और जो भी करूंगा
मन से करूंगा, खुशी से करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा या करूंगी। तो अपनी किसी भी जर्नी का जो समय लगता है वो तो लगता ही है, बस वो जर्नी आपकी खूबसूरत हो जाएगी। डेस्टिनेशन पर पहुंचते पहुंचते आप जितने हरियाली अपने आप के भीतर के अंदर महसूस करेंगे, उतना ही आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचकर और एनर्जी लगाने में मजा आएगा। ग्राउंडेड रहना, तैयारी के साथ आना और हवा न लगने देना, कान का कच्चा न होना। किसी ने कहा ये सही है, उसकी दिशा में बह गए। ये कान का कच्चा होना मैं आपके मुंह से अक्सर सुनता हूँ, लेकिन जो मेरे सुनने वाले लोग हैं वो शायद पता नहीं इस बात से, तो वैसा जैसा आप कह रही हैं कान का कच्चा होना, उसको वो समझ पाए या ना समझ पाए, मुझे लगता है ये कहावत है। छोटी सी बात, अगर आप इस कान का कच्चा होना क्या होता है इसका आप बता सकें, इसका एक्सप्लेन कर सकूं। हाँ। ओके, हमारे यहाँ तो कहावत है, मालवा में मतलब एमपी में, मालवा मतलब इंदौर वाली जगह की बात कर रही हूँ मैं, इंदौर, उज्जैन, देवास। कान का कच्चा होना यानी कि अपने आप की बात पर, अपने बिलीफ सिस्टम पे ट्रस्ट ना करना, अपनों पे ट्रस्ट ना करना, अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट ना करना। किसी ने कुछ भी कहा उस पर बिलीव कर लेना। इसने कहा तो कि नहीं नहीं वो तो ऐसा नहीं, वो तो वैसा है, तो मैंने मान लिया। उसने कहा ऐसा है वैसा है, नहीं आपके लिए जैसे ये, तो मैंने वो मान लिया। जिसने जो कहा मैंने मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया। ये सुनो सबकी, करो मन की भी तब, लेकिन आप वो अपने पहले तो अपने मन को भी टटोल लो। जहाँ बैठे हो वहाँ पे सारी, इस जगह बैठे हो तो सारी दिशाओं पे जाकर के चेक कर लो, फिजिकली नहीं मेंटली, है ना, सोलफुली उन सब जगहों को चेक कर लो। और फिर उसके बाद जो आपको लगे कि नहीं मेरी दिशा ही सही है तो उस पर चल पड़ो। और अगर उस चेकिंग के टाइम पे आपको लगे कि नहीं मेरी दिशा के अलावा वो फलाने ने जो कहा था ना वो ज्यादा करेक्ट डायरेक्शन है, तो आप उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दो, है ना। डेस्टिनेशन आपकी आपने खुद तय कर रखी है, चलना कौन सी दिशा से शुरू करना है पहुंचने के लिए अपनी डेस्टिनेशन पे, वो भी आपको ही, आपका ही डिसीजन होना चाहिए, ना कि तीसरे चौथे पांचवे छठे जिसने भी जो कह दिया वो। तो उसको कहते हैं कान का कच्चा होना चाहिए। किसी के भी बहकावे में या किसी के भी कहने में आ गए, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट का ना होना, डावाडोल रहना अंदर से, हाय ऐसा नहीं हुआ तो हाय वैसा। भाई घर से निकलो तो, अगर गलत रास्तों में भी पहुंचोगे, भटक भी जाओगे, तो भी कुछ तो नया आपको, नहीं कुछ नया तो खोज ही लोगे, डिस्कवर कर ही लोगे। दूसरों के बनाए हुए बताए हुए रास्तों पे चले तो फिर तो क्या है, वो तो सभी चल ही रहे भेड़ चाल। तो मुझे उस पौधे तक पहुंचना है या मुझे उस पहाड़ी तक पहुंचना है या मुझे उस पेड़ को छू के आना है, तो सबने पगडंडी चल चल के बनाई थी, उस पर जाकर मैं आसानी से उसको छू करके आ सकती हूँ या उसके जाकर के वहां पर बैठ सकती हूँ। बट मैं चाहती हूँ मैं अपने तरीके से जाऊँ। तो वो मेरा कान के कच्चे का, हमारे यहाँ की कहावत का, या सभी और भी जगहों पे कही जाती है, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ की। एक बात जो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ आपकी बातों को जोड़ते हुए, कि हर इंसान अपने आप को जानता है कि वो कैसा है, उसके अंदर क्या क्षमता है, वो क्या कर सकता है। हम सामने वाले को प्रभावित करने के लिए सामने वाले को हम झूठ बोल सकते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, लेकिन अंदर ही अंदर आप उस झूठ को पकड़ रहे होते हैं कि मैं सामने वाले को धोखा दे रहा हूँ अपने किसी मकसद के लिए, किसी पर्पस के लिए। तो आप अपने आप को गफलत में नहीं रख सकते। ऐसे वो बहुत ही कम लोग होते हैं जो सामने वाले को ऐसे प्रभावित करने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। आप दुनिया को धोखे में रह सकते हैं, लेकिन अपने आप को आप गफलत में नहीं रह सकते। आपको अपने आप को पता होता है कि आप कौन है और क्या कर सकते हैं। अभी आप बोल रही थी कि जब भी आप लोग आए तैयारी के साथ आए, बिल्कुल बहुत ही सही बात है। होता क्या है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से प्रभावित होकर बहुत सारा कदम उठाते हो, चाहे वो कोई भी रास्ता हो, कोई भी माध्यम हो। होता क्या है कि मुझे लगता है कि लोग अपने आप से सवाल जवाब नहीं करते, वो अपने आप को पहचानते नहीं है कि उनके अंदर क्या है, वो क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने अंदर अपने आप से सवाल करना चाहिए, अपने आप को खोजना चाहिए कहीं एकांत में जाके कि आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा है जो काट रहा है, वही कीड़ा कटवाइए और फिर उसी रास्ते पे आगे बढ़िए। और अपने राह का अन्वेषक, अपने राह का साथी, अपने राह का पथिक खुद ही बनिए, खुद रास्ता बनाइए, खुद ही चलिए। वो बोलते हैं कि सिद्धि से प्रसिद्धि बहुत खतरनाक होती है, तो पहले अपने आप को सिद्धरस्त हासिल करवाइए, फिर प्रसिद्धि तो अपने आप ही आ जाएगी। काबिल बनिए, काबिलियत के पीछे मत भागिए। काबिल आप बने रहेंगे तो काबिलियत खुद आपके पास आएगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, मैं अगर ये जब बात चली रही तो मैं और एक बात ऐड कर दूं इसमें कि आपके भी जीवन में होंगे, मेरे भी जीवन में, सबके जीवन में होते हैं इस तरह के दोस्त यार, परिवार के लोग जो आपको जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। और अच्छे से जानने से मेरा मतलब है कि ऊपरी तौर पे, भीतरी तौर पे नहीं, क्योंकि हर किसी की अपनी जर्नी उसी को पता होती है।
वो उसके घर वालों को भी नहीं पता होती है। जैसे देख करके हम कि यार वो मेरा दोस्त फलाना वहां पर ऐसा कर रहा है, उसके पास तो ये हासिल हो गया है, मैं जाऊं उसके भरोसे। स्टॉप, वहीं रुक जाइए। जहां ये ख्याल आए आपके भीतर वहीं रुक जाइए। किसी के भरोसे अपनी जर्नी को जीने की अगर आपके अंदर लालसा, इच्छा या ख्याल भी आ रहा है तो वहीं पर उसको मार दीजिए। बहुत दूर तक फिर आप चल नहीं हर पाएंगे। किसी की अपनी जर्नी है, बहुत दूर तक, करेक्ट, आप बहुत दूर तक चल नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी जर्नी अलग है भाई। उसकी जिस दोस्त की या जिस परिवार वाले की को देख करके आप चलना शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके भरोसे पर सहारे लेकर के आप चलना शुरू करना चाह रहे हैं, चाहत रख रहे हैं, भाई उसकी जर्नी अपनी अलग है। और आज भी जो जहां भी पहुंचा हुआ है वो आज भी उसकी अपनी जर्नी में चल रहा है। जब हम इस दुनिया में आए हैं वो जर्नी शुरू या खत्म वो तभी होगी जब हम इस दुनिया से जाएंगे। तो कोई भी अभी जर्नी में रुका नहीं है कि किसी को कोई जगह मिल गई है या डेस्टिनेशन उसकी कंप्लीट होगी ना। तो किसी के भरोसे, किसी के सहारे कि वो वहां पर है, वो वहां पर है तो मैं ऐसा कर लूं, मत कीजिएगा, वहीं रुक जाइएगा। आपको नहीं पता है कि वो अपनी किस जर्नी में चल रही है या चल रहा है। सो इन शॉर्ट हम लौटते हैं मुद्दे पर। बातें बहुत सारी क्योंकि ये बातें ऐसी हैं कि आप बहते जा सकते हैं दूर तक। बहरहाल मुझे किताबों के बारे में बातचीत करनी है, किताबों इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन बात आए हम निकलेगी, घूमने हैं, बात थोड़ा सा निकलेगी फ्रेश। तो दूर तलक जाएगी। तो हम बहुत दूर तक जाके फिर वापस किताबों पे लौटते हैं ताकि ये किताब के बारे में वहाँ से रूबरू हो सके, किताब के बारे में बातचीत कर सके। बहुत सारी बातें, बहुत सारी वैकेंसी हम कर चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो है ऐसा कि होता अब है जब तो आप चार बातें किताबों के बारे में मुझे करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमने बता दिया है कि ये बनारस बैकग्राउंड लेकर के बनी है। चित्रा और सुदीप इसके मेन किरदार हैं और ये दोनों किरदार आपस में कैसे मिले हैं, ये दोनों किरदार क्या क्या करते हैं, ये दोनों किरदारों ने एक साल की तारीख और महीना तय कर रखा है। डेस्टिनेशन अपनी सिचुएशन के, उस साल की सिचुएशन के हिसाब से ये लोग तय करते हैं, ठीक। और ये कोई पुराने दोस्त नहीं है, ये एक अचानक से मुलाकात हुई और वहां से इनकी दोस्ती ऐसी हुई कि बस 7 जन्मों वाली जो दोस्ती होती है, बंधन, अटूट बंधन। तो जो कहते हैं ना कि भाई दोस्त दुनिया में कुछ नहीं होता है या दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं है, तो सॉरी, आई डोंट डू और कीप इत्तेफाक विद दैट। नहीं रखता और रखती वाला, मैं इत्तेफाक रखती हूँ। जीवन में आपको ऐसे लोग टकराते हैं जिनका आपसे के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, ना वो आपके साथ बचपन से बड़ा बड़ी हुई है, ना आप उसके साथ बड़ा बड़ी हुई है, और ना ही वो आपके देश या प्रदेश से हैं, ना ही, करेक्ट, वाइस वर्सा, देश और प्रदेश का भी कोई लेना देना नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा इंसान आपको किसी दूसरे कोने में आकर के मिल सकता है जो आज जीवन के लिए आपका ऐसा दोस्त बन सकता है जिसके सामने आप एज इट इज रह सकते हैं। यानी कि मिरर के सामने जैसा होता है मैं हूं और मिरर मुझे मैं ही दिखाता है, तो वैसे गिने चुने लोग आपको जीवन में मिलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के वही हैं। कभी एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं रखते कि ये मेरे वो कहते हैं ना आज की तारीख में बहुत ज्यादा चलता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ना वैसा वाला कोई मामला है, ना ही फाइनेंशियल डिपेंडेंसी एक दूसरे पर, ना ही कर्मों का कि एक दूसरे के काम से कोई लेना देना है। बस एक अलग ही इमोशनल बॉन्डिंग है। स्पिरिचुअल तो बहुत बातें हैं, वो लंबी बहुत लास्ट वाली जर्नी वहां तक नहीं जाएंगे हम। तो ये दोनों की कनेक्टिविटी काम धाम से लेकर के पैसे कौड़ी से लेकर के फिजिकली से लेकर के ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है। और ये कनेक्शन इंसान खुद नहीं बनाता है, ये ऊपर से बनकर आता है। तो वही है। बहरहाल इसी किताब में एक लाइन आती है जो हर बार पढ़ते हुए लाइन टकराती है और मैं वहाँ पे रुक जाता हूँ कि कोई साथ बैठा हो और चुपचाप बैठा हो, कोई साथ बैठा हो, चुपचाप बैठा हो और चुप्पी अखर न रही हो। ऐसी जो शामें होती है ना वो कभी कभार कम आते हैं। होता क्या है कि जब भी हम 2 लोग बैठते हैं, 4 लोग बैठते हैं ना, तो अगर हम आपकी लैंग्वेज में कहें तो लोग उसमें उंगली करने लगते हैं। मेरी लैंग्वेज में तो बहुत ऐसा कम देखने को मिलता है कि 2-4 लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, चुप रहते हुए भी हम बहुत सारी बातें करते हैं। जब आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप मौन बैठ के भी एक दूसरे के साथ में चुप रह के भी बहुत खूबसूरत वक्त बिता सकते हैं, जहाँ ये ना हो कि कोई बात कहनी है, किसी बात कहने की कोई जल्दबाजी है, कहीं जाना है, वैसा वाला मामला, ऐसा कोई मसला नहीं होता है। और उस खूबसूरती का को एक नाम मैं देना चाहती हूँ। अभी बात करते हुए ऐसा एहसास हो क्योंकि मेरे जीवन में है ऐसे लोग जिनके साथ मैं तसल्ली से शांति से बैठे रह सकती हूँ, पूरा वक्त बिता सकती हूँ, और उसके बाद जो सुकून शब्द में उसे देना चाहती हूँ, वो जो मिलता है ना, वो
मुझे लगता है कहीं लंबी ट्रैवल जर्नी करने के बाद भी नहीं मिल सकता। कई बार ऐसा होता है, आपको बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद भी नहीं मिलता, बहुत सारा मस्ती करने के बाद भी नहीं मिलता, मतलब वो सुकून वैसा होता है, और वो मेरे पास तो है। मेरे पास है ऐसे लोग। अच्छा है। आपके पास भी होंगे, है, आई मेरे होप। पास भी है, मेरे पास भी है। हर किसी के जीवन में होंगे, और नहीं है तो मिलेंगे। मिलेंगे। और नहीं तो अपने आप को जरा टटोलिए, हो सकता है कि आप ही हो किसी की। गौर ही ना कर फरमा रहे हो, और वो कहते हैं ना, बगल में छुरी और शहर में ढिंडोरा, मे बी। तो एक ऐसी ही बहुत खूबसूरत सी बात है, हम आते हैं किताब के ऊपर। पेज नंबर 44 पर एक कोटेशन नहीं, बट एक संत महात्मा बाबा के मुंह से कही हुई 4 लाइनें हैं। नजीर अकबर आबादी का लिखा हुआ है। लिखा आबादी साहब का है, लेकिन जो बाबा की आबादी साहब नजीर अकबर आबादी का एक लिखा हुआ भाई आबादी साहब ही बोला, मैंने सही बोला। अकबर आबादी, अकबर आबादी साहब का लिखा है, बस पूरा नाम ले दिया भाई। आबादी। ठीक है, मतलब आधी आबादी। ओह गॉड। क्या लिखते हैं वो? तो एक जहाँ अब ये लोग अभी फिलहाल यहीं पर हैं बनारस में, बनारस और अपने अपने घूम रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं अभी तक। नौकायन करते हैं। हाँ, अभी तक ये दोस्त वैसे वाले बने नहीं है, बट एक नाव के भीतर है, और उस नाव में एक बाबा भी बैठे हैं, और आउट ऑफ कॉन्वर्सेशन सुदीप ने बाबा से पूछा कि बाबा कुछ कह दीजिए, सुना दीजिए, कुछ बातें बता दीजिए। तो बाबा के कुछ शब्द हैं, आबादी साहब के शब्द है, जो बाबा के मुंह से हम इस किताब में पढ़ रहे हैं, और जो डीपी भैया ने अक्टूबर जंक्शन में इस्तेमाल किया है। तो ये बात यहाँ से शुरू होती है। बाबा के हाथ में मंजीरा था, बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सुदीप की ओर से चेहरा हटाकर आसमान की तरफ देखने लगे, और 2 मिनट बाद सुनाना शुरू कर दिया। क्या सुनाया? सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। ये धूम धड़क्का साथ लिए, क्यों फिरता है जंगल जंगल। एक तिनका साथ न जावेगा, मौकूफ हुआ जब अन्न और जल। घर बार अटारी चौपारी, क्या खासा तनसुक है मसलन। क्या चिलमन पर्दे फर्श नए, क्या लाल पलंग और रंग महल। सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। बाबा गुस्सा होते हुए बोले। उससे पहले उन्होंने कहा कि ये किसका है, और ब्ला 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 ब्ला। तब बाबा कहते हैं ये वाली बात, जैसे इन्होंने भी गुस्से करके मुझे करेक्ट किया। नजीर अकबराबादी का नाम का बड़ा शायर हुआ था बेटी, वो भी कबीर था। तुझ में मुझ में इस लड़के में सबके अंदर कबीर है। बात तो सही है, क्योंकि जैसे हम अभी हर बात को कहने के बाद कहते हैं ना कि ये सबके भीतर ऐसा होता है, सबके अंदर वो है, सबके अंदर अपने रास्ते होते हैं, ब्ला 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 ब्ला, सबके अंदर सब कुछ होता है। वैसे ही बाबा भी कह रहे हैं कि सबके भीतर अपना कबीर होता है। हमें बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है अपने आप पर। हमारी हमेशा नजरें लोगों के ऊपर टिकी हुई रहती है कि ओ फलाने के पास ये है, ढिमकाने के पास वो है, उसके पास ज्यादा है। अरे भाई, उसको पता है कि उसके पास जो है वो कैसे है, क्यों है, ब्ला 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 ब्ला, है ना। इतने जजमेंटल है हाँ, ऐसा ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इसमें किसी एक का, किसी दो का कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, गलती नहीं है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, और उस ह्यूमन टेंडेंसी के बाद आता है समाज, परिवार। उन्होंने भी जानबूझ के नहीं, वो देखते सीखते, बचपन से हम देख रहे हैं कि बातें हो रही है 4 घर में किसी के बारे में, तो वो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली जजमेंटल बातें ही तो हो रही है। हम किसी के प्रति जजमेंटल हो रहे हैं, अपनी राय क्यों रख रहे हैं। भाई है कोई कैसा है, वो उसको पता है क्यों है वो ऐसा है या कैसा है, वो ऐसा करता है वैसा करता है, जो भी है। तो बहरहाल वापस कबीर कहते हैं, हम अपने कबीर को खोजें। मुझे कोई रोक के ना करो भाई, मैं इधर उधर बहुत जल्दी चली जाती हूँ, इधर उधर मतलब बातों को बहुत दूर तक ले जाती हूँ। इसी किताब में आपने बोला कि मुझे कोई रोका करे, मैं बहुत दूर निकल जाती हूँ, वैसे बहक जाती हूँ। तो आगे डीपी भैया ऐसी किताब में लिखते हैं कि कई बार थोड़ी देर के लिए चले जाना बहुत देर के लिए लौट आने की तैयारी के लिए बहुत जरूरी होता है। चले जाने से पैदा हुई एक खाली जगह में एक नई दुनिया बनकर लौट आने की गुंजाइश होती है। ऐसे रिश्ते जो खाली जगह को सहेज कर नहीं रख पाते, वो तालाब के पानी जैसे बासी हो जाते हैं। कुछ रिश्तों को ऐसे ही छूना चाहिए जैसे ठंड में घास पर जमी ओस की बूंद को नंगे पांव छूते हैं। रोज सुबह बूंद नई हो जाती है, बूंद को छूकर पांव पुराने नहीं रहते। एक बूंद ओस, आंसू, नदी, समंदर और बरसात में ढलती हुई 1 साल हो जाती है। बहरहाल अभी आप देख पा रहे होंगे कि हम बिल्कुल हरी हरी धूप पे बैठे हैं। हालांकि इस धूप में ओस की वो नमी तो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि आप जहाँ पे हैं
वो ठंड के मौसम में, बरसात के मौसम में जो बिल्कुल धूप की बिल्कुल नोक पे वो शबनम जिसको हम बोलते हैं, वो उसकी बूंदें जब आके वो गिरती हैं, उस पे टिकी रहती हैं, और जब आप उस पे नंगे पाँव चलते हैं, जब उसकी ठंडक आपके पैरों को लगती है, उसका जो आनंद मिलता है। जब तक मैं गाँव में रहा तो सुबह के टाइम पे ऐसे बिल्कुल सुबह उठे ऐसे ही हमारे और ठंड के मौसम में निकल गए हरी-हरी हमारे सड़कों जो मतलब। बड़े बुजुर्ग जो या कहा करते थे, हमारे जो वेद पुराण और हमारे जो आयुर्वेदा और सारे वेदा भी कहते हैं, यूं ही नहीं कहते हैं कि जमीन पर जुड़े रहना बहुत जरूरी है। मैं दोनों तरीके से, सब्जेक्टिव बात भी है ये, ऑब्जेक्टिव बात भी है ये, कि जमीन से जुड़े हुए रहने से मेरा मतलब है, एक तो वो जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल सही समझ रहे हैं, और दूसरा ये कि जैसा भी हम बैठे हैं हम जमीन से जुड़े हुए, ताकि वो जो 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 धरती से हमें मिलता है, हम जान भी नहीं सकते कि वो एनर्जी कितनी जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। ये घास का टच, वो मिट्टी की का टच, हमें इस वक्त क्या मिल रहा है वो हमारा शरीर जानता है, हम ऐसा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, तो वो बहुत जरूरी है। सारे जो प्रकृति के वो जो 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स, हवा, आसमान, आकाश, अग्नि और धरती, वो सारे उन्हीं को जोड़कर हमारा शरीर बना हुआ है, और हमें उन सब के इर्द गिर्द वक्त बेवक्त जुड़ते रहना चाहिए, उन सबसे मिलते रहना चाहिए, ताकि आपका बॉडी का अलाइनमेंट बना रहे सही तरीके से। और खैर ये फिर मैं इधर उधर जा किताब पे रही लौटते हैं समय बहुत हो गया है। एक और चीज, जो जैसे हम स्टूडियो में शूट करते हैं अब तक, और आज हम बाहर शूट कर रहे हैं, तो हालांकि हमारे उस चीज का इस 4 लाइनों से कोई लेना देना नहीं है, बट क्योंकि ये लाइन कुछ ऐसी सी है जो थोड़ा सा इनडायरेक्टली कनेक्ट होती है, डायरेक्टली तो नहीं होती, बट मैं पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मैंने इसको मार्क किया हुआ है। कमरे में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। प्यार में सब कुछ आसान होता है, सब पता होता है कि अब क्या करना है, लेकिन सुदीप चित्रा से और चित्रा सुदीप से कोई प्यार तो करते नहीं थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बातें खत्म होने के बाद बात क्या करनी होती है। समझ रहे हैं, जैसे कोई रिश्ता होता है, लाइक हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या जो भी कोई माता पिता या बेटा बेटी भाई बहन, तो उन्हें पता होता है कि अब आगे क्या, क्योंकि वो लंबी जर्नी है। लेकिन जो सिर्फ दोस्त हैं जिन्हें कुछ आगे, तो एक पॉइंट के बाद उनको लगता है अब आगे क्या बात करनी है, वही कह रहे हैं यहाँ पर। असल में प्यार को हमने जिंदगी में जरूरत से ज्यादा जगह दे रखी है। हमें प्यार से जगह बचाकर कभी कभार ऐसे ही शहर से दूर चले जाना चाहिए, जहाँ रिश्ते में प्यार तो हो लेकिन प्यार का नाम ना हो। जैसे हम अभी मुंबई से दूर और अपने घरों से दूर, बहुत अपने दूर आ चुके स्टूडियो से हैं, दूर, वो आप लोगों के साथ यहाँ पर किसी अनजान जगह पे बैठ के। करेक्ट है। और एक और मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर मार्क किया हुआ है, अभी अब जो यहाँ मैं तक हम आ आपको चुके यहाँ हैं। पे टोकना चाहता हूँ, अभी आप जो पीछे बात बोल रही थी कि रिश्ते के बारे में बहुत कुछ जान लेना, सुन लेना। कई बार क्या होता है कि जब भी हम किसी रिश्ते में होते हैं या नहीं भी होती हैं, जब भी दो लोग पास में होते हैं, तो कई बार हम दोनों को जल्दी जल्दी इतना सब कुछ जान लेते हैं ना दोनों के बारे में, कि फिर आगे जब भी हम मिलते हैं, साथ में बैठते हैं, तो हमें बात करने के लिए हमारे पास कोई बात ही नहीं होती है। तो एक ये भी बात है कि जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिले मिले तो धीरे एक ही, धीरे, हाँ, धीरे धीरे जाने, धीरे धीरे जान इतनी भी पहचान जल्दी बनाए। क्या है। ये नहीं कि एक ही मुलाकात में आप पूरी खुली किताब बन जाए, सामने वाला खुली किताब की तरह आपके सामने बिछ जाए। आप दोनों एक दूसरे को ऐसे पढ़ लें कि आगे अगली मुलाकात में पढ़ने के लिए आपके पास कुछ भी ना बचे, और आप जब भी मिले तो चुपचाप मौन बैठे रहें। मुझे लगता है कि धीरे धीरे चलना चाहिए और धीरे धीरे एक दूसरे को जानना चाहिए। ये बात एकदम सही ऐसे में रिश्ते भी बहुत दूर तक चलते हैं और बहुत ही अच्छे चलते हैं। लेकिन ये बात एकदम सही है, लेकिन इस कहते हैं ना, किस्म किस्म के फूल भगवान ने बनाए हैं, ऐसे ही किस्म किस्म के इंसान भी लोग भगवान ने बनाए हैं, और उनके अंदर नेचर भी किस्म किस्म का दिया है। तो ये बात भी सही है, ये तरीका का नेचर भी सही है, लेकिन जो दूसरे और लोग फट 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 कनेक्ट हो जाते हैं, फट 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 पूरी किताब खोल के रख देते हैं, वो भी सही है अपनी जगह पर, क्योंकि उनके लिए भगवान ने डिफरेंट टाइप की जर्नी तय कर रखी है। उनको बहुत सारा कुछ करना है जीवन में, तो वो एक इसको कंप्लीट किया आगे बढ़ गए, इसको कंप्लीट किया आगे बढ़ गए। और जो स्लो वाले कछुआ वाले लोग हैं, जो आराम से, वो अपनी उसकी एक अपनी खूबसूरती है, वो उसको पैरेलली रखते हैं, वो जो आप बोल रहे हो ना, वैसे रिश्तों को पैरेलल लाइफ में रखते हैं, और जो बाकी का जीवन है उसको फास्ट ट्रैक पे रखते हैं। पैरेलल 2 जीवन जी रहे होते हैं, जहाँ पर एक इस तरह का दोस्त या 4 इस तरह के दोस्तों के साथ वो स्लो, जहाँ उनको अपने आप को स्लो डाउन करना होता है, तो वो उनके साथ समय बिताते हैं, स्लो जर्नी पे जीते हैं। लेकिन जैसे ही क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया में बहुत कुछ करना है ना, आप सिर्फ इसी मोड में नहीं जी सकते, क्योंकि आपको दीन दुनिया भी देखनी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी देखनी है,
फाइनेंसेस भी देखने, इमोशंस भी देखने हैं, बहुत सारी चीजें देखने। तो उसके लिए वो पैरेलल वर्ल्ड में फिर आते हैं और फिर वो स्पीड में भागना चालू करते हैं। तो हमारे अंदर एक कछुआ भी और एक खरगोश भी है। हर आदमी में होते हैं 10-20 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। करेक्ट। तो बहरहाल हम किताबों पे फिर वापस लौटते हैं, हाँ नहीं हाँ तो हाँ हाँ हाँ, मुझे सॉरी लगता है कि चर्चा आज हमारी खत्म नहीं होने वाली है। अरे एक तो डीपी भैया लिखते ऐसा है ना, मतलब ऐसा लगता है उनके साथ बैठ के बातें करते रहो, बातें करते डीपी रहो। भैया ये लाइन आपके लिए है, आप बैठिए और हम बातें करते हैं। आप आजकल बैठ नहीं हम रहे हैं। आपको सुनना पसंद करते हैं, आपको पढ़ना पसंद करते हैं और आपकी हर चीज से इत्तेफाक रखते हैं। तो पता नहीं आपको सुनना कितना पसंद है, या ऐसे मतलब मुझे लगता है आपको पसंद होगा। तो बैठते हैं किसी दिन। तो अब ये यहाँ पर जहाँ हम पहुंच चुके हैं 64 पेज पर, एक और चीज 4 लाइनें मैंने मार्क की हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर चित्रा अपनी एक फुल फ्लेज्ड किताब के साथ रेडी है। रेडी तो वो बहुत समय से है, लेकिन वही है कि जो पब्लिकेशन के साथ या जिस मीडियोकर के साथ, एक फीमेल के साथ वो डील करती है चीजों को लेकर, वो उसको पता नहीं किस उसके अपने इंटरेस्ट है उसमें, किताब में है, आप पढ़िएगा। मैं हर चीज बताना नहीं चाहती, कुछ चीज उसलिए भी छोड़ देना चाहती हूँ कि आप पढ़े। वो अपने मकसद से इसकी किताब नहीं छपने दे रही है, जबकि वो जानती है अगर कि ये छप गई तो ये एक ही बार में बूम कर देगी मार्केट को। तो वो अपने ही मकसदों के चलते उससे गोस्ट राइटिंग करवा रही है, पैसों को, मतलब लाइक उसको सर्वाइवल तो सबको चाहिए, तो पैसे अच्छे दिलवा रही है, लेकिन उसकी किताब नहीं छपने दे रही है। अब यहाँ पर सुदीप से वो शेयर कर रही है अपनी फर्स्ट बुक, और उसमें सुदीप ने कहा कि यार क्या हीरो हीरोइन की किताब कहानियां लिखती हो तुम, लव स्टोरी, रोमांस, थोड़ा कुछ और लिखो। तो यहाँ पे वो सारी बातचीत हो चुकी है अभी, और अब वो कह रही है भाई चुप हो जाओ, कोई नहीं पढ़ता ऐसी किताबें, ये कहता है सुदीप। वो अब कहती है चित्रा, अच्छा अभी चुप हो जाओ, क्यों, ये कहा सुदीप ने। अब वो 4 लाइन, सामने देखो सूरज डूब रहा है, सूरज को डिस्टर्ब मत करो। वाह। उनके पास से बहती हुई हवा सूरज को धीरे धीरे बुझा रही थी। बुझते बुझते सूरज उदास था, क्योंकि उसको शायद पता था कि शहर के जिस कोने में दोनों आज शाम बैठे हैं वहां कल नहीं होंगे। सूरज से मुलाकातें होती रहेंगी, लेकिन उनका अपना कोना खो जाएगा। चित्रा और सुदीप साथ साथ रहे न रहे, उनके बीच का कुछ ना कुछ हमेशा खोता रहेगा। ये वो 4 लाइनें थी जब चित्रा ने सुदीप को चुप करके बैठ जाने के लिए कहा, और कहा कि भाई एंजॉय दिस मोमेंट। कभी कभी नहीं, हमेशा ऐसे कुछ खास मोमेंट्स आते हैं हम सबके जीवन में, जब हमें रुक करके, ठहर करके, थम करके उन्हें जी लेना चाहिए, क्योंकि मोमेंट्स लौट कर नहीं आते। नए मोमेंट्स बनेंगे जरूर जीवन में, लेकिन वो पर्टिकुलर मोमेंट लौट कर नहीं आएगा। बहुत सारे लोग, जैसे मुझे भी आदत है, आपको भी आदत है, मेरे और भी दोस्तों को याद है, कैप्चर करने की मोबाइल, और दूसरे मेरे साथ हमारे और भी साथ के बोलते क्या यार क्या कैप्चर करते रहते हो, वीडियो लेते। तो मुझे ये मेरा मानना है, जिस टेक्नोलॉजी वाले एरा में हम जी रहे हैं, लकीली हमने बहुत कुछ देखने, हम उस एरा में जहाँ बहुत कुछ देख रहे हैं समय के साथ, हर बहुत सारे बदलाव। तो हमारे पास हाथों में कैमरा है, मोबाइल में कैमरा है, तो क्यों ना हम उस मोमेंट को कैप्चर कर लें, ताकि हम उसे एटलीस्ट एक बार उस फोटो को देखकर जी तो सकते हैं, उस खुशी को महसूस तो कर सकते हैं, बीते हुए पल को वर्तमान हाँ। में तो उस पल को मुझे तो सही लगता है भाई कैप्चर कर लेना। खैर बहरहाल किताबों पे हम वापस लौटते हैं। 1 साल बाद जी, अभी 1 साल बाद से पहले और एक बात है जो मैं सबके लिए इन जनरल कहना चाहती हूँ, जो डीपी भैया ने बहुत खूबसूरती से लिखी है। ये लिखी है चित्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये सिर्फ चित्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये मेल और फीमेल, आप दोनों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, जो शायद डीपी भैया ने भी सभी के लिए लिखी है, बट क्योंकि हमारे किरदार के थ्रू कहिए तो किसी एक के थ्रू कह सकते हैं ना, सबके थ्रू तो नहीं कह सकते। तो ये चित्रा की ऊपर है ये बात, वो अकेली रहती है अपनी जगह पर, और अकेला होना कैसा होता है, अकेला होना कैसा होता है बताइए। मेरे लिए एक हाँ, लाइन मेरे लिए मेरा अकेलापन ना, मैं अकेली रहती हूँ, मेरा अकेलापन कैसा है, मैं अपने आप में भी एक महिला हूँ और मेले में भी मैं अकेली होती हूँ। करेक्ट, तो ये होता है अकेला होना। अब मुद्दे पे आते हैं। तो चित्रा का घर बहुत छोटा सा है, वो अपने घर की सफाई, अलमारी, ये वो सब ठीक ठाक करने के बाद अब वो मैगी और ब्लैक कॉफी लेकर बैठी और अपनी डायरी में 10 अक्टूबर 2012 की तारीख के आगे मीटिंग विद सुदीप लिख दिया। वो अपने छोटे से घर की सफाई तब तक करती रही जब तक कि वो थक नहीं गई। अब अकेला रहना आसान बनाने में बड़ी मुश्किलें आती हैं।
बहुत छोटी छोटी मुश्किलें, जैसे जिस दिन दरवाजा खोलने का मन नहीं करता उस दिन सबसे ज्यादा घंटी बजती है। बात तो बिल्कुल सही है। सही है। कभी कभी जिंदगी से बस इतना ही चाहिए होता है कि कोई दरवाजा खोलने वाला हो। चित्रा को पता था चित्रा को पता था तो कि उसे चाहिए क्या, चित्रा को पता तो था कि उसे चाहिए क्या, लेकिन पता होने के बाद भी रास्ता चल पाना इतना आसान होता तो चित्रा की किताब अब तक आ चुकी होती। तो कई दफे हमारी प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं, लेकिन हम इतनी सारी चीजों में उलझे हुए होते हैं ना कि हम भटक जाते हैं। पहले कंप्लीट कैसे ना, हमारा वो जो डेडलाइन हम बांधते नहीं है, कोई भी क्रिएटिव इंसान डेडलाइन बांध के नहीं चलता, और होना भी नहीं चाहिए, बांधना भी नहीं चाहिए, सीधी बात, वरना वो फिर क्रिएटिव कहाँ रहा। तो आप जब इतनी सारे 10,000 चीजों में उलझे होते हो ना, तो आप कौन कब 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 कहाँ भटक जाओ, कब कहाँ उलझ जाओ, ये पता नहीं चलता, पता होना चाहिए वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसी किताब में कुछ लाइनें ऐसी हैं जो मैंने लिख रखी हैं, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वो कुछ ऐसे हैं कि चित्रा बनारस के घाट पे जाकर अकेले बैठ गई। सूरज डूबने को है और बनारस को भी सोने का वक्त हो चुका है। नाव अकेली है, चित्रा अकेली है, बनारस अकेला है, बनारस की हर एक गली अकेली है, बनारस का हर एक घाट अकेला है। चित्रा को वही नाव वाला दिखा जो 10 साल पहले मिला था, जिसकी बातें आप अभी कर रही थी, वही चित्रा को नाव वाला मिलता है। और पिछले 10 साल के बाद सुदीप के साथ जो वक्त बिताया था वो भी मिला था। जो पूरा घाट बिल्कुल सुनसान देखकर चित्रा भी चौंकी थी। वो सपना देख रही थी या सच, वह उस नाव वाले को पास बुलाकर नाव में बैठ गई। हर आदमी में एक औरत और हर औरत में एक आदमी होता है। हर आदमी अपने अंदर की अधूरी औरत को जिंदगी भर बाहर ढूंढता रहता है, लेकिन वो औरत बड़ी मुश्किल से मिलती है। वैसे ही हर औरत अपने अंदर का अधूरा आदमी जीवन भर ढूंढती रहती है, लेकिन वो अधूरा आदमी बड़ी मुश्किल से मिलता है। और कई बार वो अधूरा मिलता ही नहीं, लेकिन अगर एक बार अधूरा हिस्सा मिल भी जाए तो आदमी मरकर भी नहीं खोता। तू ध्यान से देख, कहीं नहीं गिरा, तेरे अंदर ही है, आधी तू आधा वो। और डीपी भैया आगे लिखते हैं कि विथ लव, विथ लक एंड होप एंड लाइट। बहरहाल आप ये किताब का अगला हिस्सा, ये आप बहुत दूर निकल गए, ये बिल्कुल बहुत दूर निकल गए। मैं इतनी दूर मैं किताब में बिल्कुल जर्नी में चल रही थी। हाँ, अभी आप जर्नी में है, मैं बिल्कुल किताब के आखिरी पड़ाव में। हाँ, मैं वो भी नहीं बोलना चाहती थी। मैं चाहता हूँ कि किताब पे हम बातचीत थोड़ी जल्दी से करें, क्योंकि ये बहुत लंबा हो चुका है और हमें और भी किताबों के बारे में बातचीत करनी है। एक बहुत सुंदर सी लाइन है यहाँ पर पेज नंबर 70 पे। जिंदगी जब हद से ज्यादा उलझ जाए तो ऐसे ही टुकड़े टुकड़े करके ही संभलती है। बात सही है, इसको एक बहुत 2 लाइन में बात खत्म करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ कि जब आप जो भी मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि 1000 चीज होती हैं और आपको कभी कभी भटक जाते हैं, तो उनको सच में टुकड़े टुकड़े करके ही सुलझती है। ऐसे कहने का मतलब ये है कि प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। वो क्रिएटिव इंसान हो या नॉन क्रिएटिव हो, प्रायोरिटाइज करेंगे तो वो 1000 में से 5 या 10 पहले नंबर पे आएंगी। उनको कंप्लीट टुकड़ा टुकड़ा करके ही आगे जीवन को सही किया जा सकता है। जब वो बहुत ज्यादा उलझ जाए तो, या बहुत ज्यादा बिखरी हुई लगे तो। आपने तो बिल्कुल ही पहुंचा दिया दूर तक अभी, लेकिन हाँ, वैसे हम बहुत सारी चीजें, मैं मेन चीजें से बात, मुझे लगता है कि हम किताब को रिवील ना करें तो अच्छा है। हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट के, कुछ ऐसे किताब के हिस्से के बारे में बातचीत करें कि भैया ने इस तरीके से लिखा है कि मतलब ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे हिस्से को पढ़ें जिनको सुन के सामने वाले को, हमारी जो पाठक हैं, जो पाठक बनने की ओर अग्रसर हैं, जो किताबें नई छू रहे हैं, नई किताबें पढ़ना पसंद कर रहे हैं, उनको कुछ ऐसी चीजें मिले, उन्हें कुछ ऐसी बातें हमारी अच्छी लगे, जिसके माध्यम से, जिसके बाद वो किताब को पूरी कंप्लीट करें या पूरा पढ़ें। करेक्ट। इसलिए लगता है कि किताब को पूरा रिवील हम ना करें। नहीं, हम रिवील नहीं कर रहे हैं, हम मुद्दे मैंने रिवील नहीं की, सॉरी, खास बातें। और एक और जैसे अपने आप को हल्का करना, एक लाइन उसने मेरे, क्योंकि ये अपने आप से कनेक्ट करती हूँ मैं ऐसी कई सारी बातों से। ये वही वाली एक बात है कि मेरे बहुत लंबे बाल हुआ करते, बहुत लंबे। तो मुंबई आने के बाद भी बहुत देर तक बहुत लंबे थे। अभी कुछ टाइम पहले मैंने कट करते अभी मेरे बहुत कट किए हुए हेयर हैं। तो यहाँ पर चित्रा ने बाल काटे और सुदीप ने उससे पूछा है कि क्यों ट्रिम कर दिए तुमने बाल। और ऐसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं, ऐसे कुछ मित्र तो ऐसे हैं कि वो बड़े बड़े इवेंट्स में आकर के वो ऐसे रिपोर्टर्स के पीछे से ऐसे चीख करके वो पूछे हैं कि भाई पहले ये सवाल का जवाब दिया जाए कि ये बाल
क्यों छोटे कराए गए? मैं भी कैमरे के सामने पूछ लेता हूँ कि आप ये चाइनीज बन के क्यों घूम रही हैं आजकल? अब थोड़ा क्रिएटिव लोगों को अपने आप में थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, ये कलाकार प्रवृत्ति है। वाह। हाँ, अपने आप को टेस्ट करते रहने की। वेल, तो बाल ट्रिम करवाकर बहुत हल्का लगा, ऐसा लगा कि सर से कोई बोझ उतर गया, आजादी मिल गई। वाह। हालांकि ये बहुत ही वैसी वाली कैसी वाली बात है, मन को बहलाने वाली बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बोल सकते हैं। हाँ, ये मन को बहलाने वाली बात है, बट अच्छा लगता है कुछ ऐसी चीजों को पढ़ने के बाद। तो ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेंगी। अब जैसे आप मुझे बार बार टोक रहे हो ना, तो मुझे लग रहा है कि मैंने पूरी किताब कहीं खोल ना दूं मैं सबके सामने, लेकिन मैं ऐसा नहीं किताब हम नहीं खोलेंगे, बिल्कुल नहीं खोलेंगे। किताब खोलने की जिम्मेदारी हम आपको देते हैं कि आप किताब पढ़ें, किताब खोलें और देखें कि चित्रा और सुदीप की कहानी क्या है, लखनऊ की कहानी क्या है, बनारस की कहानी क्या है, और उन दोनों का संबंध क्या है, क्यों मिलते हैं साल में एक बार, एक्चुअल में दोस्ती क्या होती है, प्यार क्या होता है, संबंध क्या होता है, उसको निभाया कैसे जाता है, उसको पूरा कैसे किया जाता है, ये आप तब जान पाएंगे जब आप अपने आप को जानेंगे और इस किताब को पढ़ेंगे। और एक और लाइन पेज नंबर 109 पे है, और ये 10 अक्टूबर 2016 है, मुंबई में। एक लाइन मात्र, वो जिंदगी के जिस स्टेज में था, वो कुछ भी उसे एक हद से ज्यादा परेशान नहीं कर पाता था। हम सब अपने जीवन में कहीं ना कभी ऐसे जगह पे खड़े होते हैं जब ऐसा लगता है कि अब इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो जाएगा, अब इससे ज्यादा मुझे कोई क्या ही तोड़ देगा, अब ऐसी क्या ही सिचुएशन बन जाएगी कि मैं बोलूं कि उफ बस। ऐसा हम सभी के साथ कभी ना कभी होता है। तो ऐसी लाइनें मुझे बहुत मैंने मार्क कर रखी, छोटी छोटी सी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सभी जिस तरीके से ये नई वाली हिंदी डीपी भैया ने लिखी है, आप सभी अपने आप को कनेक्ट करेंगे ही करेंगे। और एक है, जिंदगी एक हद तक ही परेशान करती है, उसके बाद वो खुद ही हाथ थाम लेती है। जिंदगी ताश के पत्ते जैसी ही भरोसे का खेल है, जिनको होता है वो परेशान भले दिखे, अंदर से परेशान होते नहीं। इसलिए खेल में पत्ते अच्छे हो या खराब, जीतने वाले आखिर ब्लाइंड में भी जीत ही जाते हैं। जिंदगी पर ब्लाइंड खेलने जितना भरोसा रखना ताश के पत्ते पर बाजी लगाने जितना आसान होता नहीं। इसलिए लोग हारने से बहुत पहले ही हार चुके होते हैं। सीधी बात है इस पैराग्राफ का या इस 4 लाइन का, एक लाइन में मीटर कि भाई अपने पे भरोसा कीजिए, जो होना है सो तो होना ही है। आपके कर्म, आपका लक, आपकी सराउंडिंग, हर चीज मिलजुल करके आपका डेस्टिनेशन, आपकी सक्सेस डिसाइड करती है। तो हार से पहले हार मत मानिए। विद लव, लक एंड लाइट एंड होप। बहरहाल अरे यार बहुत सारी चीजें मैं अब ठीक है, मैं कंट्रोल करती हूँ, मैं बहुत दूर चली जाती हूँ। सब कुछ हम एक वीडियो में बात नहीं कर सकते, सब कुछ हम आपको एक ही बार में बता नहीं सकते। किताब छोटी सी है, बातें बहुत बड़ी हैं, इसका संसार बहुत बड़ा है, इसका कैनवस बहुत बड़ा है। डीपी भैया ने बहुत खूबसूरती से इसको लिखा है, और जो पात्रों का जिस तरीके से उन्होंने गढ़ा है ना, चित्रा और सुदीप के माध्यम से, जिस पूरे उपन्यास की जो कहानी उन्होंने रखी है, चाहे वो रिश्तों की बात हो, संबंधों की बात हो, प्यार मोहब्बत की बात हो, जीवन की किसी उम्र, किसी पड़ाव या किसी कैरियर की बात हो, ये सब कुछ आपको इस किताब में देखने को मिलेगा। और मैं चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि आप इस किताब को पढ़ें, या बाकी भी किताबें पढ़ें, नई पुरानी जो भी आपको किताबें पढ़ना है, और सारी किताबें आप पढ़ें। किताब में इन दोनों की जर्नी बिल्कुल वैसी ही है। आप हिल पे कभी गए हैं? टीलों पर जब आप चढ़ते हैं, बीच में ऐसे ऐसे ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो ऐसे आता है ना, वो उस तरह की जर्नी है। और दोस्ती के में दो लोग कितनी खूबसूरती से एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम मायने क्या होते हैं वो आप समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसलिए आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, और इसके लिए डीपी भैया का धन्यवाद आपको करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत, करे तो हमें भी कर देना कि हमने आपको बताया। बहुत ही खूबसूरत किताब है, उपन्यास अक्टूबर जंक्शन, जिसको छापा है हिंद युग्म ने। 199 रुपए की किताब है, आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। हिंदी युग्म को धन्यवाद, साहित्य संगी को धन्यवाद, साहित्य गैलरी को धन्यवाद। साहित्य गैलरी से आप किताबें मंगा सकते हैं, एक तिवारी स्टूडियो से आप जुड़ सकते हैं। शब्दों में अनेकता को धन्यवाद। बहरहाल आपको भी सुनने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप हमें इतनी बेसब्री से सुन रहे हैं। हम आए थे आधा घंटा 40 मिनट बात करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप 1 घंटे से, मुझे पता नहीं, 1 घंटे से अधिक का वक्त, और अभी भी मुझे लग रहा है कि यार हेलो तो इसलिए अभी हम इस किताब पे बात बहने दो।
विराम देते हैं इस किताब की चर्चा पर चर्चा को, आज हम यहीं पे रोकते हैं। फिर हम कोशिश मिलेंगे। करेंगे कि अक्टूबर जंक्शन और दीपी भैया की और भी जो किताबें हैं उन सब को जो आपके साथ हम सामने हम रख दें, तब दीपी भैया के साथ हम बैठ करके उन्हें बुलाएं और आपके साथ बैठ करके उन सब पे डिस्कशन। अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ, अगर आप उनको देखना चाहते हैं कि हम लोग उनसे बातचीत करें, आपके कुछ सवाल जवाब हो, या आप उनसे कुछ बात करना चाहते हैं जो आप नहीं कर पाते, तो हम एक माध्यम बन सकते हैं आपकी बात उन तक पहुंचाने का और उनको इस वार्तालाप में उनका एक हिस्सा बनाने का। आपकी मन की बात वहां तक पहुंचा। वैसे आप भी पहुंचा सकते हो डायरेक्टली, लेकिन एक चैनल बहुत खूबसूरत होता है जब उसके थ्रू अपन चलते हैं तो वेल अक्टूबर जंक्शन पढ़िएगा, मंगाइएगा, अमेजोन पे अवेलेबल है। सभी को धन्यवाद करिएगा, हमें भी कर दीजिएगा, अपने आप को भी कीजिएगा पढ़ने के लिए, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारी पॉडकास्ट से, हमारी चर्चा परिचर्चा से। शब्दों में अनेकता, एकता संघ, साहित्य संगी, साहित्य गैलरी, एकता तिवारी एक्टिंग एकेडमी एंड एकता तिवारी स्टूडियो। और हम फिर बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट के साथ, नई किताब के साथ, नए विचारों के साथ, नई मस्ती के साथ। कोशिश करेंगे फिर नई जगह के साथ, और जिस तरह की किताब की कहानी कह रही होगी हम कोशिश करेंगे कि उस तरीके से उसे किसी जगह पे जाके हम बातचीत करें, ताकि वो नई हिंदी और पुरानी हिंदी, नया साहित्य, पुराना साहित्य को भी थोड़ा जस्टिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं। बहरहाल चलते चलते एक बात और मैं बोल देना चाहता हूँ, जो भी आप किताबें पढ़ना चाहते हैं, साहित्य गैलरी हमारा ऑनलाइन बुक स्टोर है, आप वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। हमारा ऑनलाइन इंस्टाग्राम पेज है, आप किताबें वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। 3 से 5 दिन के, 1 हफ्ते के अंदर किताब आपको मिल जाएगी और अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ मिलेगी। बहरहाल एक बात जो मैं बोलना चाहता हूँ, आज पहली बार, जो आज इतने सारे वीडियो में मैंने नहीं बोले हैं, कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि हम कमेंट करें, अच्छा कमेंट करें, जो भी आपको लगता है लिखें, अपने मन की बात लिखें, और इस चर्चा पर चर्चा को अपने संगी साथियों को अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके। जो हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, उसको आप हैं जो बड़ा बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपका एक छोटा सा लाइक कमेंट हमें प्रोत्साहन देगा आगे बढ़ने के लिए। इन्हीं सब बातों के साथ आज की चर्चा को हम यहाँ पे विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले रविवार, फिर एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नए लेखक और पॉडकास्ट आपस में एक दूसरे के साथ। नमस्कार। हर हर महादेव।